नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जॉर्ज एस क्लासन की क्लासिक बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। नमस्कार। हाँ, ये किताब वाकई कमाल की है। इसमें जो कहानियां हैं बेबीलोन की, वो आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। बिल्कुल। तो हम क्या करने वाले हैं कि इस किताब से धन और समृद्धि के जो सदाबहार सबक हैं, उन पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, मतलब देखेंगे कि प्राचीन बेबीलोन के लोग पैसे कैसे कमाते थे, कैसे बचाते थे और सबसे जरूरी, उसे बढ़ाते कैसे थे। हमारे पास किताब के कुछ अंश भी हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि ये हजारों साल पुराने सिद्धांत आज हमारे फाइनेंस को मैनेज करने में कैसे काम आ सकते हैं। सही। तो शुरू करें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेबीलोन इतना अमीर था कैसे? क्या राज था उनकी इस जबरदस्त दौलत का? देखिए, किताब बताती है कि बेबीलोन की जो असाधारण समृद्धि थी, उसका राज कोई जादू नहीं था। वो था वहां के आम नागरिकों के पैसे को लेकर समझदारी। अच्छा, मतलब आम लोग भी फाइनेंशियली समझदार थे। हाँ, काफी हद तक। और किताब का जो मूल मंत्र है, जो सार है, वो एक सीधी सी बात है। अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा अपने लिए रखो। हम्म, कीप अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है। हाँ, लगता है। पर यही दौलत बनाने का पहला और शायद सबसे जरूरी कदम था। बेबीलोन के लोगों ने इसे अपनाया। तो इसमें अरकाद की कहानी सबसे मशहूर है ना, जो एक मामूली क्लर्क या लेखक से बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। बिल्कुल। अरकात की कहानी ही इस किताब का दिल है एक तरह से। उसने शुरुआत बिल्कुल जीरो से की थी। तो उसका पहला नियम यही था, अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा बचाना। हाँ, उसका पहला कदम यही था। उसने तय किया कि वो जो भी कमाएगा, उसका 10वां हिस्सा पहले अपने लिए अलग रखेगा, खर्च करने से पहले। ये सुनने में फिर वही बात आती है, बहुत सीधा है। पर अगर ये इतना ही आसान है, तो ज्यादातर लोग इसे कर क्यों नहीं पाते? मतलब लगातार करना मुश्किल क्यों होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अरकाद ने जब ये शुरू किया तो उसे भी डर था कि क्या वो बाकी 9 हिस्सों में गुजारा कर पाएगा। हाँ बिल्कुल, लगता है कि पैसे कम पड़ जाएंगे। पर हुआ उल्टा। उसने पाया कि 10वां हिस्सा बचाने के बाद भी उसकी जिंदगी लगभग वैसी ही चल रही थी। उसे कोई खास कमी महसूस नहीं हुई। ये कैसे मुमकिन हुआ? शायद ये हमारी आदत का खेल है, या मानसिकता का। हम अक्सर जितना कमाते हैं उतना खर्च करने की आदत डाल लेते हैं। जब उसने 10वां हिस्सा बचाया तो बाकी 9 हिस्सों में गुजारा करना सीख लिया। अच्छा। और दिलचस्प बात यह हुई, अरकाद ने महसूस किया कि पैसा उसके पास जैसे ज्यादा आसानी से आने लगा। शायद इसलिए क्योंकि अब वो पैसे की कदर करने लगा था। हो सकता है। तो ये तो हुआ पहला नियम। फिर दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम था अपने खर्चों को नियंत्रित करना, मतलब बजट बनाना। बजट। ये शब्द सुनते ही कई लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। लगता है कि अब हर चीज में कटौती करनी पड़ेगी। हाँ, ये आम धारणा है। पर किताब के हिसाब से बजट का मतलब ये नहीं कि आप जीना छोड़ दें, बल्कि बजट आपको ये समझने में मदद करता है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं और आपकी महज इच्छाएं या शौक क्या हैं। अच्छा, तो ये फर्क करना जरूरी है। बहुत ज़रूरी। बजट का असली मकसद है आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करना और साथ ही उन शौक को भी पूरा करना जो वाकई आपके लिए मायने रखते हैं। लेकिन ये सब कमाई के 9/10वें हिस्से के अंदर ही होना चाहिए। तो बजट एक तरह से आपकी जरूरी इच्छाओं को, मतलब मामूली फालतू खर्चों से बचाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आप लिखते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो साफ दिखने लगता है कि कौन सा खर्च वाकई ज़रूरी है और कौन सा ऐसा है जिसे टाला जा सकता है या जो बस आदत में हो रहा है। ये बात तो समझ आती है। तो पहला नियम बचाओ, दूसरा खर्च काबू में रखो। अब तीसरा क्या है? यहीं से मामला दिलचस्प होता होगा ना? हाँ, यहाँ से असली खेल शुरू होता है। तीसरा नियम है, अपने सोने को गुणा होने दो, या आज की भाषा में कहें तो मेक योर मनी वर्क फॉर यू। मतलब बचाए हुए पैसे को सिर्फ रखना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे काम पर लगाना है, निवेश करना है, ताकि वो पैसा और पैसा कमाए। आपका पैसा आपका गुलाम बन जाए, जो आपके लिए दिन रात काम करे। लेकिन निवेश, इसमें तो जोखिम भी होता है ना? हाँ, यहीं पर सावधानी बरतनी होती है। और यहीं से अरकत की कहानी का वो हिस्सा आता है जहां उसने गलती की थी। हाँ, वो ईंट बनाने वाले का किस्सा। उसने अपनी पहली बचत एक ईंट बनाने वाले दोस्त को दे दी थी, जो फुनीशिया जा रहा था, ताकि वो वहां से सस्ते में गहने खरीद लाए। और नतीजा क्या हुआ? सब डूब गया, क्योंकि ईंट बनाने वाले को भला गहनों की क्या परख, उसने नकली या खराब क्वालिटी के गहने खरीद लिए होंगे। बिल्कुल। और इसी गलती से अरकाद ने चौथा नियम सीखा।
अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। मतलब निवेश वहीं करें जहां आपका मूलधन, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट सुरक्षित हो। और दूसरी बात, उन लोगों से सलाह लें जो उस काम के माहिर हों। एकदम सही। अगर आप गहनों में निवेश कर रहे हैं तो जौहरी से सलाह लें, ईंट बनाने वाले से नहीं। अगर जमीन में निवेश कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी के जानकार से पूछें। पर ऐसे माहिर सलाहकार मिलें कहाँ और उनकी सलाह पर भरोसा कैसे करें? किताब कहती है कि सलाह तो मुफ्त में मिलती है, हर कोई देने को तैयार है, पर हमें वो सलाह लेनी है जो मूल्यवान हो, जो अनुभव पर आधारित हो। किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेना जिसे उस फील्ड का अनुभव नहीं है या जिसकी नीयत ठीक नहीं है, वो अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर लगाने जैसा है। तो ये चौथे नियम से ही जुड़ा है पांचवा नियम भी। हाँ बिल्कुल, पांचवा नियम इसी को और पुख्ता करता है। असंभव कमाई का लालच देने वाली योजनाओं, धोखेबाजों की सलाह या अपनी खुद की अनुभवहीनता और रोमांटिक इच्छाओं पर भरोसा करके निवेश करने से बचें। मतलब जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम्स, बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा, इनसे दूर रहें। हाँ, क्योंकि अक्सर ये या तो धोखा होती हैं या इनमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है। समझदारी से धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से पैसा बढ़ाना ही सही रास्ता है। अपने लालच या ख्याली पुलाव पर काबू रखना बहुत जरूरी है। ये 5 नियम तो बड़े ठोस लगते हैं। पैसा बचाओ, खर्च काबू करो, निवेश करो, सुरक्षित निवेश करो और सही सलाह लो। हाँ, ये अरकात के धन के 5 नियम थे। लेकिन किताब में और भी कहानियां हैं जो इन नियमों को न मानने के अंजाम या फिर मुश्किलों से निकलने के रास्ते दिखाती हैं। जैसे वो दबसिर की कहानी, ऊंट व्यापारी। हाँ, दबसिर की कहानी बहुत दमदार है। वो दिखाता है कि कैसे फिजूल खर्ची और लापरवाही इंसान को कर्ज और यहाँ तक कि गुलामी में धकेल सकती है। वो अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करता था, उधार लेता गया और आखिर में उसे बेबीलोन छोड़कर भागना पड़ा और वो सीरिया में गुलाम बन गया। हाँ, लेकिन गुलामी में उसकी जो मालकिन थी सिरा, उसने उसे एक बहुत बड़ी बात समझाई। क्या? उसने दबसिर से पूछा कि क्या उसके अंदर एक गुलाम की आत्मा है या एक आजाद आदमी की। ये सवाल दबसिर को अंदर तक हिला गया। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब क्या हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम हैं या हमारे अंदर उनसे लड़ने की हिम्मत है? बिल्कुल। और तभी दबसिर को एहसास हुआ कि कर्ज उसके दुश्मन हैं जिनसे उसे लड़ना है। लेकिन जिन लोगों ने उसे उधार दिया था वो उसके दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त थे जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। ये एक बड़ा बदलाव था उसकी सोच में। हाँ, उसने जिम्मेदारी ली। उसने तय किया जहां संकल्प है वहां रास्ता मिल ही सकता है। उसने सिर्फ किस्मत को कोसना बंद कर दिया और रास्ता खोजने का फैसला किया। और फिर वो बेबीलोन वापस आया? हाँ, और उसने एक ठोस योजना बनाई। वो योजना मिट्टी की पट्टिकाओं पर मिली थी। अच्छा, क्या थी वो योजना? बहुत सीधी सादी पर असरदार। उसने तय किया कि वो जो भी कमाएगा उसका 1/10वां हिस्सा हमेशा की तरह खुद के लिए बचाएगा। ठीक है, पहला नियम। हाँ, फिर कमाई का 7-10 हिस्सा अपने और अपने परिवार के रहने खाने जरूरी खर्चों के लिए रखेगा। मतलब बजट बना लिया उसने। बिल्कुल। और बचा हुआ 2/10 हिस्सा वो पूरी ईमानदारी से बिना नागा किए अपने सभी कर्ज चुकाने में लगाएगा जब तक कि एक एक पाई चुकता ना हो जाए। 10% बचाना, 70% खर्च करना और 20% कर्ज चुकाने के लिए। और उसने ये कर दिखाया। हाँ, उसने न सिर्फ सारे कर्ज चुकाए बल्कि फिर से एक सम्मानित और अमीर व्यापारी बन गया। वाह, ये कहानी तो दिखाती है कि कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, एक साफ योजना और उस पर टिके रहने का पक्का इरादा हो तो उससे निकला जा सकता है। बिल्कुल। ये योजना यही दर्शाती हैं कि लगन, अनुशासन और एक व्यावहारिक नजरिए से बड़ी वित्तीय मुश्किलें पार की जा सकती हैं। दौलत धीरे धीरे बनती है, समझदारी और लगातार कोशिश से। इसमें सब्र बहुत जरूरी है। कोई रातों रात अमीर बनने वाला फॉर्मूला नहीं है ये। की बातें। लेकिन किताब में मेहनत के बारे में भी कुछ कहा गया है ना? शुरू नाडा की कहानी। हाँ, शुरू नाडा की कहानी एक और महत्वपूर्ण पहलू पर रोशनी डालती है। वो है मेहनत का महत्व। क्या था उस कहानी में? उसके मालिक का पोता हदन गुला उससे पूछता है कि वो इतनी मेहनत क्यों करता है जबकि वो अब गुलाम नहीं है और काफी अमीर भी है। हाँ, और शुरू नाडा का जवाब बहुत गहरा था। उसने बताया कि कैसे गुलामी के दिनों में जब उसके पास कुछ नहीं था तब मेहनत ही उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका सबसे बड़ा सहारा साबित हुई। अच्छा, कैसे? उसने कहा कि मेहनत ने उसे न सिर्फ काम सिखाया, उसकी काबिलियत बढ़ाई, बल्कि इसी मेहनत के कारण उसके मालिक ने उस पर भरोसा किया, उसे बेहतर काम दिए और आखिरकार उसे अपनी आज़ादी खरीदने का मौका भी मिला। मतलब मेहनत ने उसे सिर्फ पैसा नहीं दिया बल्कि आज़ादी और इज्जत भी दिलाई। बिल्कुल। और आज़ादी के बाद भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा।
इसी मेहनत और लगन की वजह से वो एक कामयाब व्यापारी बना। इतना कामयाब कि उसके पुराने मालिक अरतगुला ने उसे अपना पार्टनर बना लिया। तो शरोनाडा ने हादनगुला को क्या सिखाया? उसने सिखाया कि काम को बोझ नहीं समझना चाहिए। काम एक अवसर है, सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का, आगे बढ़ने का और समाज में सम्मान पाने का। मेहनत ही सफलता और सम्मान की कुंजी है। ये भी एक बहुत जरूरी सबक है, खासकर आज के जमाने में जहाँ कई बार लोग मेहनत से कतराते हैं। हाँ, और ये बेबीलोन के सिद्धांतों का एक अहम हिस्सा है, मेहनत का सम्मान करना और उसे अपनी तरक्की का जरिया समझना। तो अगर हम इन सारी कहानियों और सबकों को समेटें तो आज के लिए, हमारे लिए इनका निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ बहुत सीधा और सरल है, जैसा कि बेबीलोन के सिद्धांत थे। पहला, अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा बचाओ। दूसरा, अपने खर्चों को काबू में रखो, बजट बनाओ और समझदारी से खर्च करो, जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझो। ठीक है, तीसरा, बचाए हुए पैसे को सिर्फ रखो मत, उसे काम पर लगाओ, बुद्धिमानी से निवेश करो ताकि वो बढ़े। चौथा, अपने निवेश को सुरक्षित रखो, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में या गलत सलाह मानकर अपना पैसा मत कमाओ, माहिर लोगों से सलाह लो। हाँ, पांचवा, अगर कर्ज है तो उसे चुकाने की एक ईमानदार और पक्की योजना बनाओ और उस पर अमल करो, जैसे दवसिर ने किया। और आखिर में, मेहनत की कद्र करो, काम को एक अवसर समझो जो तुम्हें न सिर्फ पैसा बल्कि योग्यता, सम्मान और बेहतर जीवन दे सकता है। ये सिद्धांत सुनने में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन शायद इनका पालन करना ही असली चुनौती है। बिल्कुल, ये हजारों साल पुराने सत्य हैं, लेकिन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही खरे हैं। इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस अनुशासन और लगातार अमल करने की जरूरत है। तो यहाँ एक विचार है सोचने के लिए, है ना, क्या? कि क्या आज के इस जटिल भागदौड़ भरी वित्तीय दुनिया में, जहाँ निवेश के इतने सारे विकल्प हैं, सलाह देने वाले इतने लोग हैं, क्या सफलता की असली चाबी कहीं इन्हीं सदियों पुराने सरल बेबीलोनियन सिद्धांतों को फिर से गंभीरता से अपनाने में ही तो नहीं छिपी है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। शायद जवाब हाँ ही है। सादगी में ही शायद असली ताकत छिपी हो। विजडम हाउस में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां हम आपको सबसे बड़ी पुस्तकों से कालातीत अंतर्दृष्टि लाते हैं। यदि आपको यह पुस्तक सारांश मूल्यवान लगता है तो शेयर और लाइक मत भूलना और विजडम हाउस के लिए सदस्यता ले। उत्सुक रहे और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।